आपको पता है कुछ इन्वेस्टमेंट्स में आपका सारा पैसा डूब सकता है और कुछ इन्वेस्टमेंट्स में पैसा डूबने का चांस ही नहीं है। पहले वाले को हम कहते हैं रिस्की इन्वेस्टमेंट और दूसरे वाले को कहते हैं रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। आज समझते हैं कि जब लोगों को पता है कि पैसा डूब सकता है तो लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करते क्यों हैं? पाकिस्तान में रिस्की और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं? और अगर 2011 में आपने उनमें 10,000 रुपए लगा दिए होते तो आज कितने होते? बट खाली रिटर्न नहीं देखते, हम फाइनेंशियल दीमक एडजस्टेड रिटर्न देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रिस्क को समझ लें, क्योंकि आपने रिस्क को समझ लिया ना तो बाकी सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। रिस्क का मतलब है चांस कि आपका पैसा डूब सकता है, यानी जितना पैसा लगाया उतना पैसा वापस नहीं आएगा। बट अगर ऐसा है तो क्या लोग बेवकूफ हैं कि रिस्की इन्वेस्टमेंट में अपने पैसे लगाते हैं? नहीं, वो ज्यादा पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा रिस्क लेना मतलब ज्यादा पैसे कमाने का चांस लेना। ये तो सुना होगा ना, हाई रिस्क इक्वल टू हाई रिटर्न। चलिए बताएं, दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्की चीज क्या है? क्रिप्टो, राइट? तो अगर आप क्रिप्टो में पैसे लगाते हैं तो नुकसान नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल होता है। तो फिर वो डेफिनेशन कहां गई? हाई रिस्क इक्वल टू हाई रिटर्न। हाई रिस्क गिव्स यू अ चांस, एक मौका देता है आपको कि आप ज्यादा पैसे कमा सकें। और ये लोग जो क्रिप्टो में पैसे कमा रहे होते हैं और इतना ज्यादा रिस्क ले रहे होते हैं, वो इसलिए करते हैं कि इसके अंदर ज्यादा रिटर्न बचता है। लोग क्यों रिस्क लेते हैं ये समझ में आ गया। अब दूसरा बहुत बड़ा सवाल, आपको कैसे पता चलेगा कौन सी चीज रिस्की है और कौन सी चीज रिस्की नहीं है? रिस्क हम लोग देखते हैं पुराने प्रॉफिट रेट्स पे जो इन रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ने हमें पहले दिया होता है, और उनकी वॉलेटिलिटी से। वॉलेटिलिटी का क्या मतलब है? कि आपका कैपिटल कितना ऊपर और कितना नीचे गया। अब लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में आपका कैपिटल ऊपर और नीचे नहीं होता है। स्टॉक मार्केट का औसत रिटर्न यानी एवरेज रिटर्न लास्ट 20 सालों का कितना है? 18%, यानी कि बेहतर रिटर्न है। तो लोग क्यों नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स लेते हैं, सेविंग अकाउंट लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं? क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट का रिटर्न किसी साल 100% हो सकता है, किसी साल 40% हो सकता है। ये जो 18% है ना, ये औसतन है। तो जिस साल आपका कैपिटल नीचे आ रहा होगा मींस वॉलेटिलिटी है, ऊपर नीचे, और इसलिए लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट से घबराते हैं। बड़ी चीज है, अगर हम वक्त को रिस्की इंस्ट्रूमेंट के ऊपर छिड़क देंगे तो उसका रिस्क नीचे आ जाएगा। अब वक्त का क्या ताल्लुक है रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के साथ? वक्त का रिस्की इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉफिट रेट्स के साथ उतना ही ताल्लुक है जितना रफाइल और J10 का है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, यानी जैसे ही हम रिस्क के ऊपर वक्त छिड़केंगे उसका रिस्क नीचे आता जाएगा। किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट को लंबे अरसे के लिए रख लें, खुद ही उसका रिस्क नीचे आ जाएगा। यानी एक दो दिन में या एक दो महीने में स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है मुझे कोई आइडिया नहीं है, एक्सट्रीमली रिस्की। एक दो दिन में, एक दो महीने में क्रिप्टो में क्या होने वाला है मुझे नहीं पता है। दिस इज वाई इट्स एक्सट्रीमली रिस्की। बट 4-5 साल के अंदर, यानी अरसा लंबा कर दिया हमने, तो हमें पता है ऑन एन एवरेज स्टॉक मार्केट 18% का रिटर्न देगी। इसलिए मैं या बाकी जितने भी इन्फ्लुएंसर्स आपको सिखाते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, हम सिखाते हैं लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट करें, वरना शॉर्ट टर्म में रिस्क आपका कैपिटल खा जाएगा। लेकिन जैसे ही इस रिस्क के ऊपर हम वक्त छिड़क देंगे रिस्क कम होने लगेगा। अब बताओ पाकिस्तान में रिस्की और नॉन रिस्की एसेट क्लासेस कितने हैं? और अगर 2011 में आपने उनके अंदर 10,000 रुपए लगाए होते तो 2024 की एंड में ये पैसे कितने होते? एक मिनट, 2011 क्यों चुना आपने? वो इसलिए क्योंकि रियल एस्टेट का डेटा मेरे पास 2011 से ही अवेलेबल है और मुझे सबको कंपेयर करना है, आपका दिमाग खोलना है। बट ये करने से पहले एक चीज गौर से समझ लेते हैं, हम ना सिर्फ इनको आपस में कंपेयर करेंगे बट हम इनको फाइनेंशियल दीमक से भी कंपेयर करेंगे, यानी इन्फ्लेशन। यानी 2011 में अगर आपने पैसे लगाए होते और 2024 में आपने निकाले होते तो हमें ऐसा रिटर्न चाहिए जिसको फाइनेंशियल दीमक ना खा गई हो, वरना पैसा कमाया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ना। फाइनेंशियल दीमक हमारा बेस रिटर्न है, और फाइनेंशियल दीमक का बेस नंबर क्या है? 10,000 रुपए अगर 2011 में आपने लगाए होते तो 34,500 आज आपके पास होना ही चाहिए था। इसका मतलब अगर इससे कम है तो फाइनेंशियल दीमक ने एक्चुअली आपके पैसे खा लिए हैं। सो कंपैरिजन शुरू करें। नंबर 1, पाकिस्तान का फेवरेट, जब भी हालात खराब होते हैं या जब भी कुछ होता है हम डॉलर खरीद लेते हैं। रिस्क स्कोर इसका क्या है? 0 है। मतलब हमने यूजुअली पाकिस्तान में ऐसा नहीं देखा है कि डॉलर का रेट रुपये के अगेंस्ट टूटा हो। शॉर्ट टर्म के लिए हो जाता है बट टूटता नहीं, इसलिए रिस्क स्कोर 0। 2011 में अगर आपने 10,000 रुपए के डॉलर खरीद लिए होते, उस वक्त रेट था 85.6 रुपीज का, तो आपको आए होते $116, और आज के हिसाब से 280 के रेट के हिसाब से ये कैपिटल आपका बनता 33,000 रुपए।
यानी फाइनेंशियल दीमक से भी कम। एक्चुअली डॉलर में पैसा लगाना नुकसान देके गया है आपको। नंबर 2, गोल्ड। ये थोड़ा रिस्की है? गोल्ड कैसे रिस्की हो सकता है भाई? समझाता हूं, फिर से याद करें। रिस्क की डेफिनेशन क्या है? प्राइस का ऊपर या नीचे होना, जो कि आपके कैपिटल को ऊपर या नीचे करे, इसी को तो हम रिस्क कहते हैं। और गोल्ड तो दुनिया में ट्रेड करता है। दुनिया में गोल्ड इतना सेफ नहीं है जितना पाकिस्तान में। ये गोल्ड का चार्ट देखें। बट क्योंकि पाकिस्तान में हर साल रुपये की वैल्यू टूटती है, तो लोग डॉलर लेने की जगह गोल्ड ले लेते हैं। उनको दोनों एक्सपोजर मिलता है, और जो ये करते हैं उनकी बेट काफी सक्सेसफुल हुई है। पाकिस्तान में इसको रिस्क स्कोर देते हैं 3 का। बट 2011 में अगर आपने 10,000 रुपए का सोना ले लिया होता और 2024 के एंड तक रखा होता, तो आज आपका कैपिटल होता 63,000 रुपए का, यानी 6.3 टाइम्स पैसा बढ़ा और फाइनेंशियल दीमक से ज्यादा पैसा बढ़ा। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शौक रियल एस्टेट, उस पर भी बात कर लेते हैं। रियल एस्टेट में ना हर मार्केट का रिटर्न फर्क है। इस्लामाबाद में अलग है, मुल्तान में अलग है, फैसलाबाद में अलग है, कराची में अलग है, लाहौर में अलग है। बट अक्सर पाकिस्तानी कराची और लाहौर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम उसका बेंचमार्क कर लेते हैं रिटर्न। 2011 में अगर आपने 10,000 रुपए लाहौर के डीएचए में लगाए होते, तो 2024 के एंड में ये होते 51,000 रुपए। फाइनेंशियल दीमक से बेहतर, यानी रियल रिटर्न, और 5 गुना हो गया आपका पैसा। अगर आपने कराची में पैसे लगाए होते यही 10,000 रुपए डीएचए में, तो वो हो चुके होते 60,000 रुपए। लाहौर से बेहतर, फाइनेंशियल दीमक से भी बेहतर, और 6 गुना पैसा। ये सारा डेटा मैंने जमीन.com से लिया है, और मेरे हिसाब से इसकी वॉलेटिलिटी को देख के रिस्क स्कोर बनता है 5। बट सवाल यह है कि 10,000 रुपए का आप रियल एस्टेट लेते कैसे? पाकिस्तान में तो रियल एस्टेट लेने के लिए गुर्दे बेचने पड़ते हैं, तो रिस्क स्कोर कम है। बट वन टाइम कैपिटल इनफ्लो बहुत ज्यादा है। 10,000 रुपए से या छोटे पैसे से आप काम नहीं कर सकते। और यहां आता है एक ऐसा रिस्की एसेट क्लास जिसको 10,000 नहीं, आप 1,000 रुपए से भी काम शुरू कर सकते हैं, स्टॉक्स। और स्टॉक्स के अंदर उनकी जमीन भी होती है, उनका बिजनेस भी होता है, उनका कैश भी होता है। 10,000 रुपए में ये सब का शेयर आपको मिलता है, हिस्सा आपको मिलता है, यानी कि आपके 10,000 रुपए बहुत दूर तक जाते हैं। स्टॉक मार्केट का रिस्क स्कोर 7, काफी हाई, कम रिस्क नहीं है। लेकिन हमने ये भी तो सीखा है कि ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट बनेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में अगर 2011 के अंदर आपने 10,000 रुपए लगाए होते, तो इन सबसे बेटर रिटर्न होता, और ये पैसा हो गया होता 2024 की एंड में 96,000 रुपए, यानी फाइनेंशियल दीमक से बेहतर और 9 गुना कैपिटल। तो पहले वाले सवाल पे वापस आते हैं। ये लोग बेवकूफ नहीं है जो कि रिस्की एसेट क्लास में जानते बूझते हुए कि कैपिटल ऊपर नीचे होता है और कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, पैसे लगाते हैं। ये हंट कर रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं अपना बेटर पैसा। बट ये कौन लोग हैं? जिनके पास वक्त है, ये वक्त छिड़क रहे हैं। बट भाई ये स्टॉक्स हैं क्या? या इस तरह से सोचें कि वॉरेन बफे ने स्टॉक्स ही क्यों चुने दुनिया के सेकंड अमीर तरीन आदमी बनने के लिए? अमेरिका में भी तो रियल एस्टेट बहुत चलता है, वहां पे तो उधार भी मिलता है। तो वॉरेन बफे ने रियल एस्टेट में पैसे क्यों नहीं लगाए? स्टॉक मार्केट में पैसे लगा के इतना अमीर आदमी कैसे बन गया? ये सारी बात करेंगे अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दिस इज द हाई टाइम टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज एंड मीट यू देन।